हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो आपको अपना एग्रेशन और स्ट्रेस का लेवल मैनेज करना आना ही चाहिए। ये आप बोल सकते हो कि ये मस्ट है ऑटिज़म के केस में। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इस चीज़ से सॉल्व हो जाती हैं कि आप बच्चे के ऊपर अपना एग्रेशन ना दिखाएं, उससे इरिटेट ना हो, और अपने स्ट्रेस लेवल को अगर आप कंट्रोल पे रखते हो तो मुझे लगता है कि 50% आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि घर का जो माहौल है वो बहुत ही शांत हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस बढ़ जाता है। आप बच्चे के ऊपर एग्रेशन नहीं दिखाते हो तो बच्चे का एग्रेशन भी थोड़ा कम होने लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, आप लोग बोलते हो ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज़्यादा हेल्पिंग अगर कुछ चीज़ है तो वो ये है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है कि जब मेरा एग्रेशन का, इरिटेशन का, स्ट्रेस का लेवल हाई था, उस टाइम पे चीज़ों को सिखाने में कितना टाइम लगता था, और जब मैंने ये सब कुछ कंट्रोल किया तो तब अर्नब में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। अगर मैं बात करूं तो 70% इम्प्रूवमेंट अर्नब में उस फेज़ में आई जब मैंने अपने और अर्नब के एग्रेशन और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीखा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी सच्चाई ये है कि मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनको इस डिप्रेशन और स्ट्रेस के लेवल से गुजरना ही पड़ता है। ये रियलिटी है गाइस, और ऑब्वियस है बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पेशेंस रख पाते हैं और स्टार्टिंग में भी मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपने बच्चे के साथ काम कर पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग इरिटेट होते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग एग्रेशन दिखाते हैं, हम खुद भी डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि अंदर से हम लोगों को भी वो चीज़ पता चल जाती है कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं गाइस, हम लोग स्पेशल नहीं हैं, हम लोग स्पेशल चाइल्ड की तरह नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी एक लेवल ऐसा आ जाता है जब हम लोग मजबूर हो जाते हैं, अंदर से चाहने के बाद भी, एक कोशिश करने के बाद भी हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये हेल्पलेसनेस मैंने फील की है और मैं जानती हूँ कि ये अंदर से कितना तकलीफ़ देती है। हर वो मोमेंट, हर वो टाइम जब आप अपने बच्चे के साथ रॉन्गली बिहेव करते हो, एग्रेशन के साथ पेश आते हो, उसके बाद हम लोगों को कितना दुख होता है। बाकी का पूरा दिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि क्यों अपने ही बच्चे को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारे डिप्रेशन का दौर। जब मजबूर होकर हम खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसी नौबत आ जाती है जो कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स के साथ होता है कि वो डिप्रेशन फेज़ में चले जाते हैं और एंड में उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है अपने डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए। तो मैं मानती हूँ गाइस कि ये चीज़ होना ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे सामने है तो हमारा ही बच्चा है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना है, हमें नहीं पता कि वो एग्रेशन क्यों कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है या उसको क्या तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होता, 2 साल के लिए नहीं होता, लगभग 5-6 ईयर्स तक ये प्रोसेस चला रहता है। तो आदमी कब तक अपने आप को कंट्रोल करेगा? हम लोग भगवान तो नहीं है ना। तो ये रीजंस होते हैं हमारे एग्रेशन और इरिटेशन के लिए। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उससे वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो हम लोग नॉर्मल बच्चों से करते हैं। क्योंकि बचपन में हम भी नॉर्मल चाइल्ड थे, तो हम उसको वैसे ही टैकल करने की कोशिश करते हैं जैसे नॉर्मल बच्चों को किया जाता है। नॉर्मल बच्चों के केस में हम लोगों को 80-90% तक पता होता है कि इन बच्चों की क्या थिंकिंग है, अब ये आगे क्या करने वाला है, या वो बोलेगा भी नहीं तब भी हम लोग समझ जाते हैं कि इसकी परवरिश हमको कैसे करनी है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में हम कुछ पता नहीं लगा सकते। हर ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप में ही अलग है। तो कितना बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने। और ऐसे चैलेंज के टाइम में
अगर हम लोग मजबूर हो जाते हैं अपने आप को ही कंट्रोल करने में और हम अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली उस चैलेंज को जीतने में हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। मैं ऑनेस्टी से कहूँगी गाइस, मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ आपको डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपने बच्चे के वीडियोस में डालती हूँ, आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है या मुझसे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत लेट शुरू हुई। उससे पहले मेरी हालत कैसी थी 5 ईयर से पहले, वो बिल्कुल सेम थी। और ये सबसे बड़ा चेंज मुझे तब फील हुआ जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे हूबहू वो जर्नी याद आ जाती है कि सेम टू सेम मेरी जर्नी भी ऐसी ही थी। सबका सिमिलर ही होता है लगभग। लेकिन अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस इस चीज़ से बाहर निकलना। जब अर्नब छोटा था, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का इवन, तो मैं एक लेवल ऐसा आ गया मेरे अंदर, इतना स्ट्रेस और एग्रेशन मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा था। मतलब बार बार जब आप नाकामयाब होते हो बच्चे को सिखाने में और जैसे जैसे ईयर्स निकलते हैं आप देखने लगते हो कि बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों के एज कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो वो कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता है हमारा बच्चा, और इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी होता था। तो फिर क्या होता था गाइस कि एक लेवल ऐसा आ गया जब मैं पूरी तरह से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई और मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं अपने एग्रेशन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर लगता था कि जब मैं उसको बिठाती थी किसी लर्निंग के लिए तो मैं स्टार्टिंग में उसको पूरा कंफर्ट करती थी। मुझे ये चीज़ डेफिनेटली समझ में आ गई थी कि अगर जब तक मैं अपने एग्रेशन को कंटिन्यू करूँगी तब तक वो कुछ नहीं सीख पाएगा और वही चीज़ हो रही थी, वो नहीं सीख पा रहा था कुछ भी। तो मुझे डर सा लगने लग जाता था जब भी मैं उसको बिठाती थी कि आज भी अगर मैंने एग्रेशन किया तो आज फिर उसके दिमाग में वो चीज़ चली जाएगी कि लर्निंग का एक्सपीरियंस जो है वो ठीक नहीं है और वो मुझसे ही डरने लग जाएगा। और डरता भी था वो। बहुत मुश्किल था गाइस, बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी रोना आता है उस चीज़ को लेकर। मतलब उसके बाद पूरा दिन जो मेरी हालत होती थी, मैं पूरा दिन सोचती रहती थी कि कब नेक्स्ट डे आएगा और मैं फिर से बैठूंगी, बट मैं एग्रेशन नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल प्यार से उसे डील करूंगी। और मतलब अगर उसको आएगा नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ जो है एक्चुअली उस टाइम पे ज़्यादा होती थी जब अर्नब 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का था। उसके बाद वो थोड़ा सा सेटल होने लग गया था। मैं क्या करती थी, जब भी मैं उसको बिठाती थी तो मैं पेपर पे लिख के रखती थी मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं पेशेंस रखूँगी। पूरे वीक में मैं अपने आप को नंबर मतलब मार्क्स देती थी कि कौन कौन से डे पे मैंने कंट्रोल किया है। उस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाई गाइस। ये भी मेरे दिमाग में ये दौड़ने लग गया था कि कहीं मैं डिप्रेशन के फेज में तो नहीं जा रही हूँ। मुझे वो चीज़ फील होने लग गई थी क्योंकि होता ही है। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि मैं नॉर्मल हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ, अपने ही बिहेवियर से मैं मजबूर हो रही हूँ। तो ऐसे केस में आपके दिमाग में वो चीज़ें चलने लग जाती हैं कि कहीं मैं मेंटली सिक तो नहीं हो रही हूँ, मैं डिप्रेशन फेज में तो नहीं जा रही हूँ। और वो चीज़ मुझे और भी डरा देती थी कि तब तो मेरे लिए इसके साथ काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ गाइस कि कमिटमेंट अंदर से बढ़ती गई। मुझे वो प्रॉब्लम एक लेवल ऐसा आ गया, मुझे अपना इरिटेशन लेवल और एग्रेशन का प्रॉब्लम अर्नब से भी ज़्यादा सिवियर लगने लगा। और फिर मतलब एक अंदर से कमिटमेंट मैंने किया कि नहीं, पहले तो मुझे यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसके साथ तो मैं बाद में टैकल करूँगी इसको। तो धीरे धीरे बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगा के मैंने कमिटमेंट किया और उस चीज़ को मैंने कंट्रोल किया। 4 ईयर्स तक आते आते मैंने अपने एग्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। मतलब बहुत कम होता था उसके बाद में। और जैसे होता क्या है कि जैसे जैसे आप अपना एग्रेशन लेवल कंट्रोल करते जाते हो ना, तो आप बच्चे में फ्रीक्वेंट इम्प्रूवमेंट देखने लगते हो। वो मेरे केस में हुआ। फिर अर्नब थोड़ा जल्दी सीखने लगा। मतलब बहुत सारे उसने स्पीच का भी काफ़ी, मैंने आपको बोला था कि 5 ईयर की एज में उसका फ्रेश स्पीच आना शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर एकेडमिक भी उसका अच्छा होने लग पड़ा था उस टाइम पे, नंबर, ये अल्फ़ाबेट सब कुछ वो लिखने लग गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो मुझे और भी
ज़्यादा मोटिवेशन मिलने लग गई कि अगर मैं एग्रेशन कम हो रहा है मेरा, तो उसके अंदर भी एग्रेशन कम हो रहा है और वो मुझसे डर नहीं रहा है और लर्निंग हमारे लिए ईजी हो रही है। तो इस तरह से मोटिवेट हो के वो एग्रेशन का लेवल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और आज अगर मैं बात करूं गाइस, तो बहुत कम होता है, इवन बहुत कम, याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया होगा, मन ही नहीं करता है। आज ये प्रॉब्लम हो गई है कि आज वो थोड़ा सा भी चिल्लाएगा ना, तो भी मैं बहुत ये करती हूँ कि नहीं, मारना नहीं है, ऐसे बोल के ही समझ आए वो अच्छा है। तो आज ऐसी नौबत है गाइस, उस टाइम के कंपैरिजन में आज मैं अगर देखूं तो ना तो मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हम लोगों का प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ का ये है, अभी हम लोग कल परसों यही डिस्कस कर रहे थे, वो तमीज़ से आके भी बोलता है ना कई बार कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो हम लोग अपने पास्ट बिहेवियर से, मतलब जो हम लोगों को हैबिट है ना कि हर वक्त, पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, इरिटेट होके, वो अगर सही से भी बोल रहा है तो भी हम लोग गुस्से से ही रिएक्शन देते थे। तो काफ़ी टाइम तक वही चीज़ चली रही उसके साथ। तो बीच में वो फिर बोलने से भी डरता था कि मैं बोलूँ ही ना तो अच्छा है। हालांकि वो भी बहुत मस्ती करता था, वो भी शरीफ आदमी नहीं था। काफ़ी टाइम तक उसमें कितना बिहेवियर हाइपर एक्टिविटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था, कभी इधर नुकसान करेगा, उधर नुकसान करेगा। तो अभी जस्ट परसों मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, उसने जस्ट अच्छे से पूछा कि पापा बैलून चाहिए, और उन्होंने थोड़ा सा चिल्ला के बोला कि नहीं, बाद में मिलेगा, तुम अभी जाओ। तो मैंने वो चीज़ एकदम से नोटिस की कि तुमने एक बात नोटिस की कि वो बिल्कुल तमीज़ से बोल रहा था, तो ऐसे आंसर करने की क्या ज़रूरत है, आप बोल दो कि मैं बाद में दूंगा। तो एक्चुअली वही चीज़ मेरे साथ होती थी, वो हैबिट हो गया था हम लोगों को। तो उस चीज़ को नॉर्मल होने में भी 5-6 महीने लग गए। तो अभी बिल्कुल अच्छे से हम लोग बिना किसी गुस्से के, घर में कोई भी अभी इरिटेशन का माहौल नहीं है, बिल्कुल शांति से हम लोग रहते हैं। तो इस वीडियो के पीछे बनाने का मेरा एक ही एम है गाइस, कि पहली बात तो आप लोग ये ना समझें कि मेरा डिप्रेशन लेवल है, मेरा स्ट्रेस लेवल है, मेरा एग्रेशन जो है वो इतना ज़्यादा है। अर्ली ईयर्स में जैसे आपके बच्चे 2 साल 3 साल या 4 साल के हैं, तो आप अकेले नहीं हो, ये चीज़ ऑब्वियस है, ये चीज़ नॉर्मल है। बट इस चीज़ से आपको निकलना है। पहले क्यों निकलना है? अगर आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे तो आप डिप्रेशन के लेवल में जा सकते हैं, मेंटली सिक हो सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें देखी गई हैं, मेरे सामने भी एग्जाम्पल हैं। तो फिर बच्चे से कहीं ज़्यादा आपको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक तो गिल्ट नहीं रखना है अपने दिमाग में कि मैंने बच्चे को आज हर्ट किया या आज मैंने गुस्सा किया। तो उससे डिप्रेशन में जाने के बजाय आपको मोटिवेट होना है कि नेक्स्ट डे मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से क्या होता है गाइस कि हम धीरे धीरे, हमारा जो अंदर का कमिटमेंट है वो बढ़ता जाता है कि नहीं, हम लोगों को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को ये बार बार मैसेज देना है कि ये चीज़ हम लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देनी है। एनी हाउ गाइस, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ पूरी तरह से, और मैंने रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखी। उसके बाद आपका फैमिली का माहौल जो होता है वो भी शांत हो जाता है। अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ है, दोनों के लिए ही ये चीज़ है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि एक भी अगर एग्रेशन करता है, स्ट्रेस में रहता है, ये एक तरह से गाइस, एक बोलते हैं ना कि फैमिली में अगर एक भी मेंबर अगर अनकंफर्टेबल है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका असर पूरी फैमिली पे पड़ता है। ये मैंने देखा है और आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम लेके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को संभालें और अपने अपने एग्रेशन के लेवल को, मुझे पता है दोनों में ही ये प्रॉब्लम होती है, और दोनों ही इस चीज़ की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करें कि हमें अपने बच्चे के लिए ये चीज़ करनी है और इसको हमें अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकालना है। ट्रस्ट मी गाइस, जब ये एग्रेशन, स्ट्रेस, ये इरिटेशन सब लाइफ से निकल जाता है ना, तो एक नॉर्मल लाइफ की तरह फील होने लगता है। मैं अभी 1-2 साल से ये फील कर रही हूँ, लगता ही नहीं है कि लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, कि मेरा बच्चा स्पेशल है या कुछ मेरी फैमिली में कुछ अजीब है, वो चीज़ नहीं लगती है अब। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है। तो अगर पीछे का कंपैरिजन देखें
तो उस टाइम पे हर वक्त दिमाग में एक बात घूमती रहती थी कि मेरे साथ क्या हो गया, बहुत अजीब है, ये चीज़ कभी ठीक नहीं होगी। हर वक्त दिमाग में नेगेटिव थॉट। और जब आपका बच्चा आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो और आपके दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाती है और इसी तरह से आगे वो चीज़ ख़राब होती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का जो भी वो एफर्ट्स कर रहा है उसको आप मोटिवेट कीजिए और अपने आप को शांत रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अपने एग्रेशन को, बहुत सारी कोशिश करने के बाद टाइम लीजिए। थोड़े दिन के लिए जो एक्टिविटी आप उसको करवा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो नहीं सीख रहा है, छोड़ दीजिए। 2-3 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। या अगर आपको छोड़ना नहीं है ना, अगर अर्नब के लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी। मैं क्या करती थी, उसको जस्ट दिन में एक बार मैं उसको रिवाइज़ करवा दूंगी। वो रिस्पॉन्स दे चाहे ना दे, वो आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो मैं उसको हेल्प करूँगी। मुझे जस्ट रिवाइज़ करवाना है उसको। 3 दिन रिवाइज़ करवा के जब 4th डे आता था तो वैसे ही वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करने लग जाता था उस चीज़ के लिए। तो मारने का ज़रूरत नहीं है, एग्रेशन का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जल्दी जल्दी आ रही हैं वो सिखा दो, जो नहीं आ रही हैं उनको आप डेली थोड़ा थोड़ा उसको बस मतलब रिफ़्रेश करते रहिए। तो टाइम के साथ वो चीज़ भी आ जाती है, डेफिनेटली आ जाती है। आज तक मैंने ऐसे कोई चीज़ नहीं देखी है गाइस, टाइम लगा, 1 वीक लग जाए, 2 हफ्ते लग जाएं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली जस्ट रिमाइंड भी करवाते रहते हो, रिफ्रेश भी करवाते रहते हो ना, तो भी वो चीज़ बच्चों को आ जाती है। इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक अच्छा मैसेज मिला होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।